दोस्तों आज की इस वीडियो में ये स्टोरी ख़त्म हो जाएगी। आई होप इसका एंड आपको बहुत पसंद आएगा। शुरू करते हैं। कल की वीडियो में हम लोगों ने देखा कि लैला और मरियम ने भागने की कोशिश की, लेकिन उनको पकड़ लिया गया। अब जब इन्होंने ये कोशिश की थी उसके 2.5 साल बाद 1996 में अफ़गानिस्तान में एंट्री होती है तालिबान की। सितंबर 1996 में तालिबान आता है। अब जिन लोगों ने भी हिस्ट्री पढ़ी है उनको पता होगा तालिबान के आने के बाद में कितनी ज़्यादा कंडीशन ख़राब हो गई अफ़गानिस्तान में रहने वाली औरतों की। इनके आने पर पटाखे म्यूज़िक से इनका वेलकम किया गया। राशिद बोला अपनी दोनों बीवियों से कि इन तालिब्स का ना तो कोई पास्ट रहा है ना कोई घर रहा है, लेकिन ये लोग बेहतर हैं कम से कम उस करप्ट मुजाहिदीन से, ग्रीडी करप्ट मुजाहिदीन से। ये लोग अल्लाह अकबर और लॉन्ग लिव तालिबान चिल्लाते हुए अफ़गानिस्तान में एंटर हुए। मरियम ने एक तालिब को देखा। उसने ब्लैक कलर की पगड़ी पहन रखी थी, एक जवान सा था और लंबी उसकी दाढ़ी थी। इन लोगों ने लाउड स्पीकर्स पे अपनी अनाउंसमेंट की कि अब अफ़गानिस्तान में जो भी इस्लाम के ख़िलाफ़ जाएगा उसका बहुत बुरा हश्र करेंगे। ये सुनकर राशिद अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था, खुश हो रहा था। इसके अलावा इन्होंने कहा कि अब अफ़गानिस्तानी मर्दों को अपनी दाढ़ी बनाना शुरू कर देनी चाहिए और ऊपर काली पगड़ी पहननी चाहिए। दिन में 5 बार नमाज पढ़ो। सिंगिंग, डांसिंग, पतंग उड़ाना सब भूल जाओ, सब बंद। चोरी करने वाले का एक हाथ काट दिया जाएगा। अगर औरतें बिना मर्द के बाहर निकली तो जानवरों की तरह उसको मारा जाएगा। औरतें ज्वेलरी नहीं पहनेंगी, मेकअप नहीं करेंगी, गैर मर्द से तो नज़रें बिल्कुल नहीं मिलाएंगी। छोटी लड़कियों का स्कूल जाना बंद। लेकिन तालिब्स की इस बात पर लैला को बड़ा गुस्सा आया। वो बोली कि ये लोग काबुल की आधी पॉपुलेशन को घरों में बंद करना चाहते हैं। राशिद बोला, तुम इतनी एरोगेंट क्यों हो रही हो? यही तो है असली अफ़गानिस्तान। ये लोग सही कर रहे हैं, सही रूल्स हैं, सबको मानने चाहिए। और एक चीज़ तालिबान की जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आई, इन तालिब्स ने क्या किया, म्यूज़ियम से जो प्री इस्लामिक स्टैच्यूज़ थे उनको तोड़ दिया, यूनिवर्सिटीज़ बंद करवा दी और किताबें जला दी, इंक्लूडिंग क्लासिकल अफ़गान पोइट्स थे जो, उनके वर्क्स को भी जला दिया कमीने कहीं के। सिनेमा घर बंद करवा दिए कि सिनेमा पर पूरा बैन लगा दिया जाए, घर में टीवी तक नहीं चलेगी। यहाँ ये मरियम सोचने लगी उसका बाप जलील जो था उसका भी तो सिनेमा था, उसके साथ क्या हुआ होगा। राशिद को तो तालिब्स की ये अनाउंसमेंट सुनने में बहुत मज़ा आ रहा था। वो पेप्सी पीते पीते सुनता था। लेकिन लैला कहती थी ये लोग जानवर हैं। लेकिन राशिद बोला कम से कम उस मुजाहिदीन से तो बढ़िया हैं। तो इस मौके का फ़ायदा उठाकर इस राशिद ने बोला कि तुम्हारी बच्ची पैदा हुई है अजीज़ा, इसकी आंखें ना मुझसे मिलती है, इसकी आंखों का रंग न तुमसे मिलता है, तो मुझे तुम पर शक है। मैं तालिब्स को बोल देता हूँ, वो तुम्हें अपने आप देख लेंगे। वो बोली तुम कैसे आदमी हो, जानवर हो, शर्म नहीं आती बिल्कुल भी। अब दोस्तों इस बीच लैला फिर से प्रेग्नेंट हुई। इस बार वो राशिद से प्रेग्नेंट हुई थी। राशिद का बच्चा था इसके पेट में। अब पता नहीं लड़का होगा या लड़की, लेकिन इस बार ये खुश नहीं थी। इस बार ये खुश नहीं थी प्रेग्नेंट होने से, क्योंकि ये राशिद का बच्चा था। ये जाकर उसे गिराने ही वाली थी, लगभग अबॉर्शन करवाने वाली थी, लेकिन इसने नहीं करवाया। पता है क्यों? क्योंकि उस वक्त इसको एक बात याद आई। मुजाहिदीन ने कहा था कभी कि जंग में, चाहे वो कैसी भी जंग हो, इसकी और इसके पति के बीच में, राशिद के बीच में जंग चली रही है ना, उसमें मासूम लोगों की जान तो जाती है, मासूम लोग तो मरते ही हैं, इट्स नॉट अ बिग डील। लेकिन इसको याद आई ये बात और इसने कहा कि इस मासूम बच्चे की जान क्यों जाए। तो इसने जन्म दिया राशिद के बच्चे को। इस बार बेटा पैदा हुआ और इस बेटे का नाम रखा गया ज़लमई। और बिल्कुल राशिद की तरह लगता था, अपने बाप की तरह, कर्ली हेयर्स, रोज़ी चीक्स। और लैला उसे अपनी बेटी अजीज़ा की तरह ही प्यार देती थी। लेकिन राशिद के प्यार ने उस लड़के को बिगाड़ दिया था, बहुत शैतान बना दिया था, गुस्सैल टाइप का बच्चा। राशिद उसे वो सब लाकर देता था जो उसको चाहिए, क्योंकि इतने सालों के बाद में इसका बच्चा पैदा हुआ था। इस वक्त तक अजीज़ा भी 6 साल की हो गई थी और वो भी अपने भाई से बहुत प्यार करती थी। लेकिन एक दिन गलती से उसने टीवी का रिमोट का पावर बटन दबा दिया, तो इस बेचारी से गलती हो गई। राशिद ने इसे कमर से पकड़ा और धमकाया कि मेरी बेटे की चीज़ों को हाथ मत लगाया कर। इस बेचारी ने आकर मरियम की गोद में रोना शुरू कर दिया। मरियम ने उसे चुप करवाया और कुरान की वर्सेस सिखाने लगी। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, ये तालिबान ने टीवी पर भी बैन कर रखा है, लेकिन राशिद चोरी छुपे सिर्फ अपने बेटे के लिए टीवी लेके आया है, कार्टून दिखाता था उसको, कोई अंडरग्राउंड मार्केट में से। अब इसके बाद एक बहुत ही गिरी हुई बात की इस राशिद ने। बोला मैं अजीज़ा को गलियों में भीख मांगने के लिए भेजने वाला हूँ।
काबुल की गलियों में, क्योंकि काबुल की बहुत सारी फैमिलीज ऐसा करती है। लैला बोली मैं नहीं भेजूंगी अपनी बेटी को। तो राशिद ने उसे थप्पड़ लगाया तो उसने भी राशिद को धक्का दिया। मतलब अब हद होती जा रही थी। इस घर में टीवी रखना खतरे से खाली नहीं था। अब एक और बात होती है यहाँ पर। साल 2000 में या 2000 एक बहुत ही खतरनाक सूखा पड़ा काबुल में। इतना खतरनाक सूखा कि पीने को पानी नहीं था, और ऊपर से गर्मी का सीज़न अलग। काबुल की नदी भी सूख गई थी, और ऊपर से इस राशिद की शॉप में आग लग गई। जो जूते की शॉप थी इसकी, उसमें आग लग गई और ये लोग गरीबी में आ गए, सब कुछ बेचना पड़ा। राशिद घर पे पड़ा पड़ा अजीज़ा को थप्पड़ मारता, मरियम को लातों से मारता, लैला पर चिल्लाता, क्योंकि लैला को मारने की हिम्मत नहीं थी उसमें, वो लड़ती थी इससे। और खाने को कुछ नहीं था इन लोगों के पास में। अजीज़ा तो बेचारी सूख सूख कर बहुत पतली और कमज़ोर होती जा रही थी। इस वक्त मरियम ने सोचा कि अब ज़रूरत है, इसी को कुछ करना पड़ेगा। इतने सालों बाद इसने अपने बाप जलील से मदद मांगनी चाहिए, जिससे ये सालों से नहीं मिले थे। उसके पास में गई सालों के बाद में, लेकिन उसे क्या पता चला कि उसका फादर जलील तो सालों पहले गुजर चुका है। वो उससे मिलने आया था, लेकिन यही उससे मिलना नहीं चाहती थी। तो अब कोई रास्ता नहीं बचा था, खाने को रोटी नहीं थी इन लोगों के पास में। तो इस राशिद ने लैला पर दबाव डालना शुरू किया कि इस अजीज़ा को अनाथ आश्रम भेज। इसको भेजा गया। मरियम, लैला और उनका बच्चा जाकर मिल के आते थे अजीज़ा से। उसको भेजा गया अनाथ आश्रम, उससे मिलकर आते थे। एक दिन जब ये मिलकर उससे लौट रहे थे तो लैला का बेटा जो अभी पैदा हुआ था, वो अब थोड़ा बड़ा हो गया था, सब कुछ समझने लगा था। वो चिल्लाकर बोला कि गेट दरवाजे पर कोई अनजान आदमी आया है, उसके घर के दरवाजे पर खड़ा हुआ है। तो लैला गई उस अनजान आदमी को देखने के लिए, मिलने के लिए। जब उसको देखा उसने तो उसके घुटने वीक हो गए, वो शॉक हो गई, डर गई कि ये कैसे सच हो सकता है। उसने आंखें बंद की, वापस खोली और देखा सामने तारिक खड़ा था। तारिक मतलब वो जिंदा है। उसे सालों पहले झूठ बोला गया था कि तारिक मर चुका है। वो उसके पास भाग कर गई, उससे मिली। ऊपर से लैला का बेटा जलमई, उससे बर्दाश्त नहीं हुआ कि उसकी माँ किसी गैर मर्द के साथ ऐसे मिल रही है। अब दोस्तों एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। वो जो बंदा था अब्दुल शरीफ, वो व्यापारी, छोटी हाइट वाला, बड़ी सी नाक वाला, ब्राउन हेयर वाला, वो आकर के बोलता है कि तारिक मर चुका है। वो झूठा था, वो झूठी खबर लेकर आया था। राशिद ने उसे पैसे दिए थे कि तू लैला को झूठी स्टोरी सुना कि तारिक मर चुका है, लेकिन तारिक ज़िंदा था। और आज इतने सालों बाद वो लैला से मिलने आया है। तारिक ने अपनी पूरी स्टोरी लैला को सुनाई और लैला ने अपनी पूरी स्टोरी तारिक को सुनाई। लैला ने कहा कि मुझे झूठ बोला गया था कि तुम मर गए हो, अगर मुझे पता होता तुम ज़िंदा हो तो मैं तुम्ही से शादी करती। उसने कहा कोई बात नहीं। और इसके बाद लैला ने कहा कि तुम्हारी एक बेटी है अजीज़ा, वो अभी अनाथ आश्रम में है। तो तारिक बोला मैं उससे मिलना चाहता हूँ। अब रात के वक्त क्या होता है, ये लैला का बेटा जो था, इसने अपने बाप को, राशिद को सब कुछ बता दिया कि माँ किसी गैर आदमी से मिल रही है। राशिद को ज़रा भी देर नहीं लगी ये समझने में कि मेरी बीवियाँ मेरे पीठ के पीछे साजिश कर रही है। उसने अपने बेटे को ऊपर भेजा और बैट लाया, और बैट ला के वो लैला को जानवर की तरह मारने लगा। इतना भयंकर मारा कि खाल उतर गई। लैला ने उसे धक्का दिया खुद की जान बचाने के लिए। पीछे से मरियम राशिद पर चिल्लाने लगी कि मत मार उसे। मरियम उस पर चिल्लाने लगी, उसके बाल नोचने लगी, उसे नाखून मारने लगी। तो वो मरियम की तरफ पलटा। उसने अपनी आंखों से उसे देखा घूर के, तो मरियम को उसकी आंखों में देखने पर झटके में उसकी शादी के बाद के सारे साल नजर आ गए। वो अब मरियम को भी बेल्ट से मारने के लिए आगे आया, तो लैला ने पीछे से पानी के कांच के गिलास से उसके सर पे मारा, तो खून बहने लगा। वो पलट कर लैला पर कूदा, वो गला जमाने लगा। मरियम परेशान, ये तो इसको मार देगा। परेशान हो गई कि क्या करूं। वो भाग कर बाहर गई और एक मिट्टी खोदने वाला खुरपा लेके आई। जब तक वो लाई तब तक लैला का फेस ब्लू पड़ चुका था, उसकी सांस नहीं आ रही थी। मरियम ने आज तक 27 सालों में जो कुछ भी सहा था, आज उसका गुस्सा बाहर निकल कर सामने आया। वो चिल्लाई राशिद। वो घूमकर उसकी तरफ पलटा और उसने भिड़ा के उसके सर में मार दिया। खेल वहीं खत्म। सुन पड़ गया वो। जिंदगी में पहली बार मरियम ने इतनी हिम्मत दिखाई थी और एकदम सही जगह पर दिखाई थी। सामने राशिद की लाश पड़ी थी। वो लैला के पास गई, बोली तुम ठीक हो?
हमें इसकी बॉडी को ठिकाने लगाना पड़ेगा, क्योंकि इसका बेटा अगर देख लेगा अपने बाप को इस हालत में तो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वो चिल्लाएगा। और अब यहाँ से भागना पड़ेगा, काबुल में रहना ठीक नहीं है। ये सब पता है कौन बोल रही है? मरियम। लैला तो डरी हुई थी। लैला इस वक्त मरियम में अपनी माँ को देख रही थी। लैला को मरियम में अपनी माँ दिख रही थी, जो अपने बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ भी कर सकती है। उसने लैला से कहा किसी कंट्री साइड वाले इलाके में चलते हैं, पीसफुल लाइफ जिएंगे। लेकिन इसके बाद मरियम को रियलाइज़ हुआ कि तालिबान या गवर्नमेंट इसको कहीं भी नहीं छोड़ेगी, पूरे अफ़गानिस्तान में चाहे जहाँ जाकर ये छुप जाए। तो मरियम ने सोचा कि राशिद को मैंने मारा है तो ये लोग क्यों भुगतेंगे। तो अब वो चाहती है कि लैला अपने दोनों बच्चों को लेकर तारिक के साथ भाग जाए पाकिस्तान। लेकिन लैला मानने वाली नहीं थी। उसने मरियम के कंधे पर अपना सर रखा और रोने लगी। मरियम ने उनके लिए लंच बनाया, उनके बच्चों के लिए लंच बनाया और लैला से कहा कि अजीज़ा का ध्यान रखना। और इसके बाद मरियम ने उन लोगों को भेज दिया। ये आखिरी बार था जब लैला ने पलटकर मरियम को देखा था, तो उसे हाथ हिलाते हुए नजर आई। इसके बाद मरियम को जेल में बंद कर दिया गया और उसके ट्रायल पर क्रॉस एग्जामिनेशन, अपील वगैरह कुछ नहीं हुई। उससे कुछ डॉक्यूमेंट्स पर साइन करवाया गया। उन डॉक्यूमेंट्स पर मरियम ने अपना नाम लिख दिया। ये 27 साल बाद मरियम ने किसी डॉक्यूमेंट पर साइन किया था। याद तो हो गई, 27 साल पहले इसने शादी के डॉक्यूमेंट्स पर साइन किया था। उसके बाद अब जाकर इसने किसी डॉक्यूमेंट पर साइन किया था। जेल में वो माएँ भी थी जिन्होंने जेल में ही अपने बच्चों को जन्म दिया था। वो बच्चे पोएम्स गा रहे थे जो जलील ने कभी उसे सिखाई थी। जलील जब उससे मिलने आता था, जब वो छोटी थी 5 साल की, तब जेल में वो अपने बचपन के दिनों को याद करने लगी। अपनी माँ नाना को जिसने सुसाइड कर ली थी, जलील को, मुल्ला फैजुल्ला को, और सोचने लगी कि मुझसे क्या गलती हुई थी। फर्स्ट टाइम पूरी नोवेल में पहली बार मरियम रोई। आपने पूरी नोवेल में नहीं देखा होगा मरियम कहीं पर रोई हो। फर्स्ट टाइम ये नोवेल में रोई थी। अगले दिन इसे गाजी स्टेडियम ले जाया गया। उसे मालूम था कुछ मिनटों की उसकी लाइफ रह गई है। जब उसे सबके सामने ले जाया गया तो मरियम को अपने किए पर कोई शर्म नहीं थी। उसे याद आ रहा था कि वो इस दुनिया में एक हरामी बनकर आए थे, एक अनवांटेड चीज़, शेमफुल प्रेजेंस। लेकिन फिर भी कुछ लोगों से उसे प्यार मिला। आखिरी वक्त में उसे कुरान की कुछ बातें याद आई जो मुल्ला फैजुल्ला ने उसे सिखाई थी। फिर गार्ड्स ने उसे घुटनों पर बैठने को कहा और फिर उसे मार दिया गया। इसके बाद नोवेल का 4th पार्ट आता है प्रेजेंट में। आज लैला और तारिक बहुत खुश हैं। पाकिस्तान में मरी नाम के इलाके में एक ब्यूटीफुल इलाका है। वहाँ पर एक होटल है, वहाँ पर दोनों काम करते हैं। कभी कभी ये लोग कश्मीर भी घूमने जाते हैं, झेलम रिवर देखते हैं। लाइफ बहुत ही कंफर्टेबल गुजर रही है, बहुत अच्छी। लेकिन इसके पीछे किसी का सेक्रीफाइस है। किसी ने अपनी जान दी है इनको ये कंफर्टेबल लाइफ देने के लिए। लेकिन फिर भी इन लोगों का मन यहाँ पर नहीं लगता, इनको काबुल की याद आती है। और फिर सिचुएशंस जब वापस नॉर्मल होती है तो ये लोग फैसला करते हैं कि वापस अफ़गानिस्तान जाएंगे। लेकिन अफ़गानिस्तान में, काबुल में नहीं। सबसे पहले ये उस गांव में गए जहाँ पर मरियम बड़ी हुई थी। मुल्ला फैजुल्ला का बेटा वहाँ पर इनको मिला। उसने एक लेटर दिया इन लोगों को, एक बॉक्स दिया। ये लेटर जलील ने लिखा था सालों पहले अपनी बेटी मरियम के लिए। उसने इस लेटर में अपनी बेटी मरियम से माफ़ी मांगी थी सालों पहले कि बेटी मुझे माफ़ कर दे, मुझे तेरे लिए लड़ना चाहिए था लेकिन मैं नहीं लड़ा। इसके बाद ये लोग अफ़गानिस्तान में ही रहने लगे। अनाथ आश्रम में ये काम करने लगी। उसी अनाथ आश्रम में लैला काम करने लगी जिसमें अजीज़ा को कभी रखा गया था। और इसके बाद ये लैला तीसरी बार प्रेग्नेंट हुई। और अब की बार इसने फैसला किया कि अगर इसकी बेटी पैदा होगी ना तो उसका नाम ये रखेगी मरियम।